जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में इस बार रिकॉर्ड बच्चे बैठे हैं, पिछले किसी भी बार से सबसे ज्यादा बच्चे जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में इस बार बैठे हैं। तो आप देखेंगे कि कोविड के पहले ये नंबर से, कोविड में नंबर्स गिरे, लेकिन उसके बाद बढ़ते 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 अभी 15,40,000 मतलब रफली 15.5 लाख बच्चा जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन दे रहा है। और अगर आप परसेंटाइल भी देखेंगे तो परसेंटाइल भी रिकॉर्ड हाई पे है। 93.412 परसेंटाइल इज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। और सिर्फ जनरल का ही नहीं बढ़ा है भाई, सारे कैटेगरी में आप देख लीजिए, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सब जगह कट ऑफ बढ़ रहा है। अब ऐसे बढ़ते हुए कट ऑफ में, बढ़ते हुए स्टूडेंट्स में अगर आप काउंसलिंग को सही कर लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया सीट मिल जाएगी। और अगर आप गलती कर देते हैं तो हो सकता है कि अच्छी सीट रखी हो जो पीछे के रैंक के बच्चों को मिलती है, वो शायद आप अच्छी रैंक लाने के बाद भी मिस कर दें। और इसीलिए आज का ये वीडियो है जोसा काउंसलिंग का। तो अब रिजल्ट आपका आ गया है, तो अब भाई थोड़ा ये भी बता दो नीचे चैट बॉक्स में, रिजल्ट कैसा रहा, मजेदार है, बढ़िया है या अच्छा नहीं है, और क्या है वो थोड़ा लिख के बता दीजिएगा। चलिए, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने अभी बताया कि भले ही थोड़े के लिए छूट गया हो, लेकिन आप जोसा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। वैसे आपको मैं बता दूं इंफॉर्मेशन के तौर पे, ये देखिए आप एलिजिबल हैं, ये बात मैं बोल नहीं रहा हूं, डेटा से दिखा रहा हूं। ये एनआईटी मिजोरम है, देख रहे हैं, एनआईटी मिजोरम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट बच्चे को साल 2025 में आखिरी रैंक बंद हुआ है 13,14,967। ये बच्चा तो किसी हाल से क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड छोड़िए, ये तो शायद 10 परसेंटाइल लाया होगा बच्चा, पर इसको एनआईटी में मिजोरम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट मिली है। ऐसा नहीं सिर्फ 2025 में, 24 में भी ये सीट 12,94,000 पे बंद हुई है। आप देखेंगे 24 में 13,68,000 रैंक पे सीट बंद हुई है एनआईटी सिक्किम, एनआईटी सिक्किम में सिविल इंजीनियरिंग। तो एक बात हमेशा एकदम ध्यान से सुन लीजिए, आप भले क्वालिफाइड हैं, नॉट क्वालिफाइड हैं, 80 परसेंटाइल पे हैं, 70 परसेंटाइल पे हैं, सीट मिलना मुमकिन है। हाँ, ये सीटें एनआईटी होम स्टेट कोटा से मिली है, पर आपका भी कोई ना कोई तो होम स्टेट कोटा होगा, कोई ना कोई और कोटा होगा, पर किसी कोटे से आपको बहुत मुमकिन है कि सीट आपको मिल जाएगी। अगर आप सारे प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं और रूल रेगुलेशन को के अराउंड कैसे प्ले करना है ये आपको पता है, तो आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताता हूं और उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको भी बढ़िया सीट मिल सकती है, ये बताता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 10वीं पास किए, फिर 12वीं पास करना है, उसके बाद जेईई मेंस का सेशन 1 होगा, फिर 12वीं का बोर्ड्स होता है, 12वीं का बोर्ड्स के बाद जेईई मेंस का सेशन 2, और उसके बाद फाइनली जेईई मेंस का रिजल्ट। यही है प्रोसेस पूरा। अब मेन सेशन 1 अगर क्वालिफाई कर दिया तो बच्चा सेशन 2 छोड़ देता है, जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर देता है। अगर ये नहीं हुआ तो बच्चा इस पे लगता है। जेईई बोर्ड्स में यहाँ पे 75% नंबर की आवश्यकता होती है, तभी जाकर आप जोसा की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सीबीएसई, आईसीएसई, सेंट्रल बोर्ड्स में, मोस्टली बोर्ड्स में 75% चलता है। तो इसमें क्राइटेरिया ये है कि या तो आप 75% ले आइए 12वीं के बोर्ड्स में, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में रहिए, टॉप 20 परसेंटाइल। तो कुछ ही ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जिसमें टॉप 20 परसेंटाइल 75% नंबर से कम होता है। एग्जांपल के तौर पे असम बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इन बोर्ड्स में बहुत कम नंबर उठते हैं बच्चों के, तो टॉपर के ही नंबर 70-72% रहते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद आपके पास दो ऑप्शन बनता है, या तो आप आईआईटी या तो एनआईटी। आईआईटी मतलब आप मेंस क्वालिफाइड हैं, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस भी आपका अगर हो जाएगा तो आप आईआईटी पहुंच जाएंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाइड ही नहीं है तो आईआईटी जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आपका ऑप्शन है। अब मेंस के थ्रू, वापस बता रहा हूं, मेंस के थ्रू कोई मैटर नहीं करता तुम कितने मार्क्स लाए हो, कितने नंबर पे हो। 13 लाख रैंक वाले को भी एनआईटी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो आप 13 लाख रैंक से अगर कम है तब तो मिलने के चांसेस हैं। एडवांस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब जाकर आपको आईआईटी मिलता है, यहां पर सिर्फ मेंस से नहीं काम चलेगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों कॉलेजेस, आईआईटी हो चाहे एनआईटी, चाहे ट्रिपल आईटी, चाहे जीएफटीआई, सब कुछ मिलता है जोसा की काउंसलिंग से। जोसा क्या है भैया? तो जोसा का फुल फॉर्म होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जेओ से जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये है जोसा का फुल फॉर्म। ये एक सरकारी बॉडी है जो कि आईआईटी से सारे समूह से मिलकर बनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है, और इसका सिंपल काम है काउंसलिंग करवाना और ईमानदारी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से बच्चों को सीट देना। क्लियर? अब इसके जरिए, जोसा के जरिए टोटल जो सीटें मिलती हैं वो 23 आईआईटीज, 31 एनआईटी, एक आईआईईएसटी शिवपुर है जो कि एनआईटी के दर्जे पे है अभी, 26 ट्रिपल आईटी और 46 जीएफटीआई, इतने कॉलेजेस हैं। अगर सबको जोड़ोगे तो यहां से 54 और 6 60 20 80 80 126 126 127 127 कॉलेजेस हैं जो आपको इस जोसा काउंसलिंग में के जरिए सीट देते हैं। क्लियर बात? अब अगर इन 127 कॉलेजेस की बात करते हो तो मोटा मोटी बता रहे हैं, करीबन 60-70 हजार के आसपास सीट होती है, ज्यादा नहीं,
कॉलेजेस बहुत सारे दिख रहे हैं 127, पर इन सारे कॉलेजेस में सारे ब्रांचेस मिलाकर 60 से 70 हजार के आसपास की सीटें होती है। ठीक है, सारी लड़ाई इसी के लिए है। अब सबसे बड़ा विडंबना यहीं पे है, बच्चे को जैसे ही पता चलता है 60-70 हजार सीट है, उसको लगता है मेरा तो कहीं होगा, मेरा 5 लाख रैंक है। पर अगर सही तरीके से प्ले करो, अभी जो पीछे दिखाया 13 लाख रैंक वाले बच्चे को भी इसी 60-70 हजार में से सीट मिली है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस ही लेना है, कई ऐसे बच्चे हैं विदेश जाना है, कई ऐसे बच्चे हैं नहीं बीएससी करना है, कई ऐसे बच्चे हैं नहीं बायोटेक्नोलॉजी करना है। तो भाई अलग अलग बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं कि टॉप के 70 हजार को यह सीट मिलेगी, बाकी के बच्चों को भी ये सीटें मिलती हैं, पता होना चाहिए। और कई सारे बच्चे तो जानते ही नहीं है रूल, जैसे आपको पता, मैं अभी अब आपको बताऊंगा, सीसैप करके एक सीट एलोकेशन का काउंसलिंग राउंड होता है, ये स्पॉट राउंड कहते हैं इसको। इसमें इतने पीछे तक रैंक मिलता है कि बच्चा विश्वास ही नहीं कर सकता, ऐसा है। तो चलिए रूल रेगुलेशन देखते हैं, और वो रूल रेगुलेशन आप याद रखिएगा, सीट मिल जाएगा। जोसा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है josa.nic.in। इसी वेबसाइट पे सारे इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट कीजिएगा और कहीं के इंफॉर्मेशन को मत ट्रस्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है जोसा के? जोसा की टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है जून में शुरू होगी। क्यों जून में शुरू होगी? क्योंकि 9 जून को एक्सपेक्टेड है जेई एडवांस का रिजल्ट। जैसे ही जेई एडवांस का रिजल्ट आता है उसके ठीक अगले दिन जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो 9 जून को अगर जेई एडवांस का रिजल्ट है, 10 जून को जोसा की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जून में होगा। टोटल 6 राउंड की काउंसलिंग होती है, जिसमें 5 राउंड मेन राउंड होता है और एक सीसैप राउंड होता है, जिस सीसैप के जरिए सिर्फ एनआईटी मिलता है। एनआईटी दैट्स इट, आईआईटीज नहीं मिलता है। तो जोसा की काउंसलिंग से सब कुछ मिलता है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सब कुछ। पर पहले ही राउंड्स में आईआईटी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, भाई वो टॉप का कॉलेज है। उसके बाद बचते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। तो जो सीसैप राउंड है उसके जरिए एनआईटी की सीटें दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईआईटीज के लिए एडवांस क्वालिफाइड होना आपको जरूरी है। एडवांस क्वालिफाइड होने के लिए 75% नंबर बोर्ड्स में आने जरूरी है। मतलब तो एक्चुअली होता क्या, अभी एडवांस का फॉर्म भरा जाएगा, एडवांस का एग्जामिनेशन 18 मई को है। ठीक है, तो 18 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा तो एडवांस जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवाता है कि आपके पास 75% बोर्ड्स में है कि नहीं। अगर बोर्ड्स में आपके पास 75% नहीं है तो वो आपको एडवांस लिखने के लिए भी अलाउ नहीं करता। रूल ये है। मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, जेडब्ल्यू मेंस में आप अपीयर हो जाइए, आपका 75% आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट आएगा और इसी रिजल्ट के बेसिस पे आपको 75% आया कि नहीं आया उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका 75% नंबर बोर्ड्स में या फिर टॉप 20 परसेंटाइल, ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है, तो नो मैटर आप यहां पे भी रैंक 1 होंगे, फर्क नहीं पड़ता, आपको ये जो जोसा की काउंसलिंग है उसमें बैठने ही नहीं दिया जाएगा। जोसा आपके लिए कैंसिल हो जाता है, ये रूल है। इसीलिए कहा जाता है, कई लोग इसको इस बात से मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो कहते हैं 75% नहीं आएगा तो जेडब्ल्यू नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जेडब्ल्यू मेंस आप देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, आप हो सकता है ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाए, पर इस रैंक 1 की वजह से या इस रैंक 1 की मदद से जोसा की काउंसलिंग में बैठकर कोई आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की सीट लेना वो आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यहां 75% नहीं है, इसमें बहुत अच्छे नंबर हैं, तो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो आपको जेडब्ल्यू के अच्छे मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डीटीयू हो गया, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IGDTUW हो गया, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। उसके बाद आपका ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, NSUT हो गया। तो ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो अच्छे अच्छे हैं, जो जेडब्ल्यू मेंस के रैंक पे, मार्क्स पे कॉलेज देते हैं, सस्ते भी हैं, सरकारी भी है, आपको वहां एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 75% जोसा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैंडेटरी है। बिना 75% के आप जोसा में बैठ ही नहीं पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब तो जोसा काउंसलिंग कैसे काम करता है भैया, चलिए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा 9 जून को, 10 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आप रजिस्ट्रेशन शुरू किए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। ये चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि यहां पर बच्चों को सही तरीके से चॉइस अगर नहीं फिल करते हैं तो सीट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दिया तो एक मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। मतलब जोसा का वेबसाइट ही आपको बताता है कि देखिए लास्ट ईयर में बच्चों को किन किन मार्क्स पे, किन किन रैंक पे सीटें मिली हैं। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आपकी सीट आई है 1 लाख, मतलब आपका रैंक आया है 1 लाख। ठीक है, अब आपने 1 लाख में भर दिया IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और सारे ब्रांचेस भर दिए। तो और आपने लेकिन फिर आखिरी में कुछ और भी भरा, जैसे आपने भरा NIT मिजोरम, NIT सिक्किम। ठीक है,
तो ये बताएगा, आप जैसे ही चॉइस फिलिंग करते हैं ये बताएगा आपको मॉक सीट अलॉटमेंट कि देखिए आपका जितना रैंक है इस बार उसके हिसाब से पिछले साल एनआईटी मिजोरम में कंप्यूटर साइंस तो नहीं मिला है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग मिला है, और ये सिविल इंजीनियरिंग मिला है बच्चे को मान लेते हैं तीसरे राउंड में, ठीक है। और फिर ये भी बताएगा कि अगर 5वें राउंड तक आप रुकते हैं तो हो सकता है एनआईटी मिजोरम में सिविल की जगह पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल जाए। तो आपके रैंक के बेसिस पे कौन से राउंड में कहां पर क्या मिलेगा ये सब कुछ मॉक सीट अलॉटमेंट आपको बताता है, ठीक है। उसके बाद आपने मॉक सीट अलॉटमेंट देख लिया, फिर लॉकिंग द चॉइसेस का ऑप्शन होता है। यहां पर वेबसाइट ये कहती है कि आपने अगर एक बार चॉइसेस लॉक कर दिए, जो आपने यहां पे चॉइस फिलिंग किया, तो मॉक सीट अलॉटमेंट इसलिए होता है कि आपने मॉक दिया, फिर आपको दिखा कि अरे यार ये मेरे को तो एनआईटी मिजोरम मिल रहा है, लेकिन अगर मिल गया तो मैं जाऊंगा नहीं। तो आपने भरने के वक्त नहीं सोचा था, पर आपको जब सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको एहसास होता है कि यार ये मिजोरम मिल जाएगा तो नहीं जा पाऊंगा, तो आप मिजोरम वाले ऑप्शन को काटते हो। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको नहीं जाना है, तो आप ऐसी चीजें आपको सीट अलॉटमेंट में समझ में आती है, आपने जो भी गलती की है उसको वापस सुधारिए, सुधारने के बाद चॉइसेस लॉक होते हैं। चॉइस एक बार लॉक हो गया तो उसके बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ये रूल है। यहां पर एक और रूल है कि चॉइस को आप लॉक नहीं करें तो ऑटोमेटिक सिस्टम से लॉक हो जाता है। तो यहां पर हमेशा सजेशन ये रहता है मेरा बच्चों को कि आप चॉइसेस को लॉक कभी मत कीजिए, आप आखिरी डेट तक इसको छोड़ दीजिए ताकि आप आखिरी डेट तक बदलाव कर सकें। और अगर आप नहीं भी लॉक करते हैं चॉइसेस को तो भी सिस्टम उसको ऑटो लॉक कर देता है, जिस दिन लास्ट डेट लास्ट टाइम होता है उस टाइम के बाद वो ऑटो लॉक कर देता है। क्लियर। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। तो सीट अलॉटमेंट आपने लॉक कर दिया चॉइसेस, उसके बाद जैसे ही लॉक हुआ लास्ट डेट उसके अगले दिन या कुछ ही घंटों के बाद सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट्स आते हैं कि किस बच्चे को कहां पे सीट मिली है। अब आपने अगर सीट अलॉटमेंट देखा आपको सीट मिल गया है तो आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कराइए, और अलॉटमेंट लेटर अगर आपको है कि भाई मेरे को यह सीट जम रहा है तो उसमें फ्रीज का ऑप्शन होता है, फिर एक फ्लोट होता है, फिर एक स्लाइड होता है, क्या होता है अभी बताऊंगा डिटेल में। तो आपने वो सब किया, अब आपको अलॉटमेंट हो गया, आपने अलॉटमेंट लेटर किया, उसके बाद आपको कॉलेज बुलाया जाता है कि अब आप जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ आप उस कॉलेज में पहुंचिए। हफ्ते भर का 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन में आपको उस कॉलेज में पहुंचना है। वहां पहुंच के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने ओबीसी एससी एसटी कोई भी कोटा लिया है, आपका आईडी सही है, फेस सही है, सब कुछ आप चेक कराइए। ये हो गया। उसके बाद आपने अब जब आप सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो अब आपको पैसा देना होगा, सीट एक्सेप्टेंस की फीस। ये सीट एक्सेप्टेंस की फीस उसी वक्त मांगी जाती है, और अगर पैसा नहीं हो तो कई बार बच्चों का सीट कैंसिल हो गया है। इस सीट एक्सेप्टेंस की फीस में 35,000 रुपए लगते हैं, 35,000 रुपीज। ये मैं जिस टाइम पे दे रहा था एग्जामिनेशन, तुम्हें याद है, पता नहीं तुम्हें ध्यान है कि नहीं, मैंने काफी बार अपनी कहानी में बताया कि मुझे एनआईटी मिल गया था, मुझसे भी 35,000 रुपए मांगा गया था, मेरे पास 35,000 नहीं थे। तो मैं जानता हूं कि एक्चुअली में बच्चों का यहाँ पे सीट छूट जाता है। 35,000 रुपए मुझे नहीं, मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं उस सीट एक्सेप्टेंस फीस को दे ही नहीं पाया, और मेरा एनआईटी पटना में मुझे सीट मिला था। एनआईटी पटना होम स्टेट कोटा से मेरा सीट छूट गया। तो 35,000 रुपए का इंतजाम पहले से रखिएगा, क्योंकि आपको 7 दिन के अंदर, आप जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसी दिन आपको पैसा देना होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले www.josa.nic.in। याद रखिएगा nic.in ये सरकारी डोमेन है, तो ये होना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट्स में अगर सरकारी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यही चेकिंग होता है। उसके बाद अपने मेंस एप्लीकेशन नंबर लॉगिन वगैरह कीजिए, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी स्टेट कोटा सब आपका वहां पे भरिए। स्टेट कोटा क्या होता है, आपने 12वीं का एग्जामिनेशन जहां से दिया है उसको कहते हैं स्टेट कोटा। ये आपको ऐसा सा प्लेटफॉर्म दिखेगा, तो यहां पर जाना है, जोसा का ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी लिखा रहेगा, IIT NIT IIIT ये सब कुछ लिखा है, यहाँ पर आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा कि आपका स्टेट एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे इस बच्चे ने आंध्र प्रदेश से वो किया है, 12वीं दिया है, तो 12th इक्विवेलेंट बोर्ड नेम आंध्र प्रदेश बोर्ड, तो इसका ऑटोमेटिक स्टेट कोटा लग गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का बच्चा है, तो ये स्टेट कोटा आपको यहाँ पे दिखेगा। अब स्टेप 2 है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में क्या होगा, आप जैसे ही लॉगिन कर लिए तो आपको ये सारे दिखाने लगेंगे, भैया सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर आपको आए। और ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं आप मेंस क्वालिफाइड हैं पर आप एडवांस नहीं क्वालिफाई कर गए, मतलब आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, सॉरी, मान लेते हैं आप मेंस में 93.4 परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो नहीं ला पाए, तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं किए। तो अगर आप मेंस क्वालिफाई नहीं किए तो आपको आपके चॉइस फिलिंग में IIT दिखाएगा ही नहीं, वो सिर्फ NIT दिखाएगा, क्योंकि आप IIT के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो आपके लिए, जो आप एलिजिबल हैं, आपको वही सारे ऑप्शंस दिखाएंगे, बाकी सारे नहीं दिखाएगा। अब आपको जो जो ऑप्शंस दिखा रहा है उसमें से आपको चुनना शुरू करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट टाइप में आप मान लेते हैं, आपने बोला कि भाई सबसे पहले NIT चुनते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट टाइप में NIT डाल दीजिए। फिर कौन से इंस्टीट्यूट को रखना चाहते हैं, जैसे आपने सोचा मान लेते हैं सबसे पहले NIT तिरुचि करते हैं या वरंगल करते हैं,
तो आपने वो सब चुना, एकेडमिक प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस लेना है, बैचलर या फिर सिविल इंजीनियरिंग लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, क्या लेना है वो सब आप चुने, और फिर वो आप पूरा सजाते हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है, ये आसान नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है और समय देना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक एक ऑप्शन चूज करते हैं कि अच्छा ये पहले, ये कम, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऐसा ऐसा करके ऑप्शन चुनना है। उसके बाद अच्छा आपको एक और बात बता दूं, मैंने यहीं पर ऑप्शंस गलत चुने थे। मैंने अपने टाइम पे तो मेरा जो एनआईटी में सीट नहीं हो पाया था, तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने इस ऑप्शन में सारे स्टार्टिंग में सारे आईआईटी भर दिए थे, पर आईआईटी सिलेक्शन होता कैसे, क्योंकि आईआईटी में तो निकला ही नहीं था, पर मैंने भर दिया कि शायद भगवान करे कुछ भी। अब यार रियलिस्टिक होना पड़ता है ना थोड़ा। अब मेरा रैंक मान लो 5,000 पे बंद हो गया, मेरा रैंक 35,000 था, कैसे रियल, मतलब 5,000 का 6,000 होगा, 7,000 होगा, 10,000 तक मान लो तुम, 5,000 का 25,000 थोड़ी हो जाएगा, तो रियलिस्टिक होना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसमें सारे एनआईटीज में एनआईटी पटना बहुत आखिरी में डाला। तो आपको पता है मुझे राउंड 5 में एनआईटी पटना मिला, और इतना लेट मिलने की वजह से मैं तब तक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, मेरे पैसे खत्म हो गए थे। तो अगर आप सही तरीके से नहीं काउंसलिंग करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पर आपको सही तरीके से भरना होगा, इसके लिए कहीं कोई सपोर्ट ले लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं भी अपने चैनल पे वीडियो बना दूं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, वीडियो ऐसे बनाता रहूंगा ताकि आपको चॉइस फिलिंग में आसानी होगा। उसके बाद आपने ये सब कुछ बना दिया, डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है मूव अप मूव डाउन। मान लेते हैं आपने सब कुछ सेलेक्ट कर दिया, आपको लगा कि यार मैंने आईआईटी भुवनेश्वर में सिविल इंजीनियरिंग नंबर 1 पे डाल दिया, ये तो गलत है, मेरे को आईआईटी भुवनेश्वर में कंप्यूटर साइंस को ऊपर डालना है, तो आप इसको अप या डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अप या डाउन कर सकते हैं ऑप्शन। उसके बाद आपने सारे अप डाउन कर लिए, सब ऑप्शंस बन गए, अरेंज कर दिया आपने सब कुछ, तो यहाँ पर ऑप्शंस रहेगा ऊपर अरेंज चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग हो गया, फिर अरेंज चॉइस फिलिंग आप ऊपर नीचे अरेंज कर दीजिए। उसके बाद फिर चॉइस इंटरचेंज, मान लेते हैं आपने बोला कहीं पे आपने डाल दिया आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस, पर आपको पता है समझ में आया कि अरे ये तो नहीं मिलेगा, तो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस को चेंज करके एनआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस डालना है, तो वो सब चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लॉक चॉइसेस, अब ये जो लॉक चॉइसेस का ऑप्शन है यहाँ पर लिखा रहेगा आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर, आप हमेशा इसी को चूज कीजिएगा, आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। इसको बाद में चॉइस लेट वो कीजिएगा, ऑटो लॉक होने दीजिए अपने मन से, क्योंकि आप या फिर आप लॉक करेंगे तो तभी लॉक कीजिए जब आप पूरी तरह से श्योर हैं कि भैया हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूं, अब मैं लॉक कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद आप एक बार लॉक कर देते हो, इसमें एरर में वो वार्निंग मैसेज भी दिखाता है कि आपने एक बार लॉक कर दिया, उसके बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 इज आपने जैसे ही चॉइसेस लॉक किया, आपने खुद से लॉक कर दिया चाहे सिस्टम ने लॉक किया, आपको मॉक सीट अलॉटमेंट दिखेगा, ठीक है। मॉक सीट अलॉटमेंट दिखा, नहीं सेटिस्फाइड है तो आप अपने सीक्वेंस को चेंज कीजिए, सीक्वेंस चेंज कीजिए, वंस लॉक्ड यू कांट मॉडिफाई। तो लॉक करने के पहले आपको मॉक सीट अलॉटमेंट दिखेगा, उसका डेट होता है मॉक सीट अलॉटमेंट दिखाने का। मॉक सीट अलॉटमेंट दिखा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं, लॉक नहीं करना है, बस ये याद रखिएगा। आगे उसके बाद इस तरीके से आपको मॉक अलॉटमेंट दिखता है, ये मॉक अलॉटमेंट है, ये बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं है पर ऐसा सा दिखता है, जहां पर आपको बताया जाएगा कि चॉइस नंबर आपका ये हुआ है, आपको ये इंस्टीट्यूट मिला है, इस कैटेगरी में मिला है, इस राउंड में मिला है, तो ये सब कुछ बताएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब आफ्टर सबमिशन लॉक द चॉइसेस फिलिंग सीक्वेंस बिफोर ड्यू डेट, अदरवाइज सिस्टम विल ऑटो लॉक इट। अगर नहीं करते हैं तो सिस्टम ऑटो लॉक करता है, आप ऑटो लॉक होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस मेंस काउंसलिंग राउंड विल स्टार्ट, देयर आर टोटल 5 राउंड्स, 5 राउंड है, 5 राउंड में सीट मिला तो ठीक, नहीं तो आखिरी में वेट टिल यू गेट द सीट अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर नहीं आया मतलब नहीं मिला है सीट। और उसके बाद आखिरी में सीट अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ पर मिलेगा जोसा के वेबसाइट पे, तो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होता है, यहाँ से आपको लेटर मिलेगा। सीट अलॉटमेंट लेटर ऐसा सा दिखता है, ये आपको प्रिंट करा के इंस्टीट्यूट लेके जाना है, ये इसी पे वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका सीट कंफर्म किया जाता है। अब आते हैं फ्रीज फ्लोट। अब मान लेते हैं कि आपको सीट अलॉटमेंट हो गई, ठीक है, एक ऑप्शन है कि सीट अलॉटमेंट नहीं होगा तो फिर ये ऑप्शंस आपके काम के नहीं है, ठीक है। पर मान लेते हैं आपको सीट मिल गया, कोई तो बहुत दूर वाले यूनिवर्सिटी में, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी भागलपुर ऐसा करके कहीं कुछ मिल गया, ठीक है, मान लेते हैं कहीं कुछ मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे ही आपको सीट मिलता है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज फ्लोट स्लाइड। क्या करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्ट करनी होती है कि हाँ भैया आपने हमको सीट दिया, हमें इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप एडमिशन लें। अब जैसे मान लेते हैं आपको हो सकता है मिल गया हो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू कश्मीर, हो सकता है आपको लगे नहीं जाना है मेरे को, पर आप क्या काम कीजिए, आप सबसे पहले सीट एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भैया मैं सीट एक्सेप्ट करता हूं, मेरे को मिला है। आगे कंटिन्यू करने के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो आपने सीट एक्सेप्ट किया, उसके बाद अब 3 ऑप्शंस हैं, फ्रीज फ्लोट स्लाइड। फ्रीज का मतलब यह है कि हाँ मुझे जो सीट मिला है मैं उससे खुश हूं और मैं अब उस सीट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं, पैसा देने के लिए तैयार हूं। तो फ्रीज का मतलब यह है कि आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया और लॉक कर लिया। अब आप जैसे ही लॉक करते हैं आगे के राउंड के काउंसलिंग के लिए आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, आप आगे
अब आगे के राउंड के काउंसलिंग में बैठेंगे ही नहीं। ये एक्सट्रीम कंडीशन है, क्योंकि ये तभी लोग करते हैं, जैसे मान लो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिल गया, या कोई दिल्ली का रहने वाला आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल गया, मन पसंद ब्रांच मन पसंद कॉलेज मिल गया, मतलब वो तुरंत फ्रीज कर देगा। तो आप फ्रीज तभी करेंगे जब आपको एग्जैक्ट वही मिला है जो आपको चाहिए था, आपका रैंक प्रेफरेंस नंबर 1, ठीक है। तो ये फ्रीज तब इस्तेमाल होता है। और हाँ, वैसे आपको बता दूं, अगर आपने अपना प्रेफरेंस नंबर 1 लिया तो ऑटोमेटिकली वो आपको फ्रीज हो भी जाएगा, ठीक। तो ये लेकिन ये सब कुछ के पहले सीट एक्सेप्ट करना है आपको। क्या सीट एक्सेप्ट कर लिया? अब मान लेते हैं 99% केसेस में तो भैया ऐसा होता नहीं है, आपको एकदम वही वाले सीट मिल जाए जो आपको चाहिए था, वैसा तो कहाँ ही होना है। आप अपने जो चाहत है उससे ऊपर वाला भी रखोगे ना। अब आईआईटी बॉम्बे वाले बच्चे कितने ही हैं पूरे देश में? 60 बच्चे हैं। तो फ्रीज के बाद आता है फ्लोट। फ्लोट में क्या है? हैप्पी बट स्टिल वांट टू ट्राई फॉर बेटर कॉलेज ब्रांच राइड अलोंग। मतलब आपको जो मिला है चलो ठीक है रख रहे हो, पर इससे अगर कुछ बेहतर मिल सकता है तो हमको कंसिडर किया जाए, ऐसा वाला ऑप्शन के लिए होता है फ्लोट। तो 99% बच्चे फ्लोट में जाते हैं। अब बचा हुआ 1% कहां जाता है? वो आता है स्लाइड में। स्लाइड का मतलब होता है कि सेम कॉलेज पर बेटर ब्रांच। मान लेते हैं आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपको है कि मेरे को दिल्ली में ही कॉलेज करना है, तो अगर आपको आईआईटी दिल्ली मिल गया, एनआईटी दिल्ली मिल गया, तो आप यहां पे कॉलेज फ्रीज करते हैं कि भैया हमको कॉलेज फ्रीज कर दो, इसी कॉलेज के में चाहिए, कॉलेज के अलावा अब इस कॉलेज को मत हिलाना। हाँ, इस कॉलेज में जैसे जैसे बेहतर ब्रांच होता जाए, सिविल के ऊपर, मैकेनिकल के ऊपर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी बेहतर मिले हमको देते जाना, ठीक है। तो स्लाइड का मतलब होता है सेम कॉलेज, एस से याद रखना, एस स्लाइड मतलब एस सेम कॉलेज, क्योंकि बच्चा इसमें काफी कंफ्यूज करता है। फ्रीज तो बहुत क्लियर है। फ्लोट का मतलब होता है कोई भी बढ़िया कॉलेज, कोई भी बढ़िया ब्रांच, आपने जो चूज किया उससे बेहतर मिलेगा, आपको वहां पर जाएगा, भेजेगा, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, वंस यू चूज फ्रीज यू कांट मूव और फ्लोट और स्लाइड। आपने फ्रीज कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते। फ्लोट एंड स्लाइड वर्क ओनली इफ यू आर एलिजिबल फॉर एंड इफ सीट्स आर अवेलेबल इन द नेक्स्ट राउंड। अगर अगले राउंड में सीट ही नहीं है तो आपको फिर ऑटोमेटिक फ्रीज करेगा ये, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको अपलोड द डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट मस्ट अपलोड एज पर इनके एनेक्सर से पोर्टल पे अपलोड करना है। क्या? पासपोर्ट साइज फोटो, वैलिड आईडी प्रूफ, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये यही 10वीं 12वीं से हो जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासबुक या क्रॉस चेक। और ध्यान रखिएगा ये आईएमपी है, इंपॉर्टेंट। पासबुक वाला जो पार्ट है ना इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब ये बताता हूं। तो यहां पर जो तुमने देखा ना, एक्सेप्ट द सीट, तो आप जैसे ही सीट एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसी कॉलेज में जाना है, आपने बस बोला कि हाँ मेरे को सीट एक्सेप्टेड है, तो आपको उस कॉलेज बुलाया जाता है जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है, और वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपसे 35,000 रुपए मांगे जाते हैं। अब अगर आपने ये 35,000 रुपए नहीं दिए तो आपको आगे के राउंड में बैठाएंगे नहीं, तो देना इसका मतलब मैंडेटरी है। तो आपने ये 35,000 रुपए दे दिया, पर यह भी तो हो सकता है कि आपको आखिरी तक बस श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा मिला है जो आपको नहीं जाना है, तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, 35,000 दे दिया, पर आपको यह है कि नहीं भाई ये वाली सीट मुझे नहीं चाहिए, तो बाद में जोसा ये पैसा वापस करेगा। ये पैसा वो कहां वापस करेगा? और इसी के लिए वो आपसे ये मांगते हैं पासबुक या बैंक अकाउंट का कॉपी, कि आप जो पैसा दिए हो वो हमको वापस करना है, तो हम वापस यहां करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो 35,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस है, वो आपको पे करना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 15,000 रुपए, SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए। अब कैंडिडेट मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस फॉर कंटिन्यूइंग विद द जोसा प्रोसेस टिल द एंड टू अवेल सीट इन IITs और NITs सिस्टम, ठीक है। द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट कैन नॉट बी वेरीफाइड अनलेस द कैंडिडेट पेज द सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तभी होगा जब सीट एक्सेप्टेंस फीस करोगे, और ये आपको कॉलेज जाके नहीं करना, ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन घर बैठे ही पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन अकाउंट में बना के रखिएगा। उसके बाद non-payment of the seat acceptance fees is one of the ways to reject the offered allocated seat and will be treated as rejection. In such a situation, the candidate will no longer be able to participate in the seat allocation process in the subsequent rounds. See point this. तो यही मैं बता रहा था, आपको भले उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है या फिर आप अभी उस कॉलेज में नहीं जाना चाह रहे, पर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, पैसा दीजिए, आगे के राउंड्स में बढ़िए। आप आखिरी राउंड में विड्रॉ का एक ऑप्शन होता है, अभी बताता हूं। तो विड्रॉ से आप पीछे हट सकते हो कि नहीं मेरे को ये सीट नहीं जम रहा। तो फीस, और हाँ, ये जो 35,000 या 15,000 रुपए आपने दिया, ये आगे चलकर आपके कॉलेज के फीस में एडजस्ट होता है। ये ऐसा नहीं कि अलग से पैसा है, ये कॉलेज के फीस में आपको एक्सेप्ट हो मतलब एडजस्ट हो जाता है। और इसी 35,000 को जो आपके कॉलेज के फीस में एडजस्ट हुआ है, इसी को देखकर आगे बैंक भी लोन करता है। क्लियर? अब अगला स्टेप, डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर।
सबमिट दिस लेटर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनल एडमिशन बाय द इंस्टीट्यूट। तो अब आपने एक्सेप्टेंस वगैरह कर लिया, वेरिफिकेशन लेटर आ गया, आपने इंस्टीट्यूट पे जमा कर दिया, आपका एडमिशन हो गया, ठीक। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीज, इन सब में और क्या क्या है, तो प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट का अंडरटेकिंग कि हाँ भैया जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सब सत्य है, प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, फीस पेमेंट, आप ऑनलाइन जो फीस पेमेंट किए हैं उसका ई चालान होता है, वो चालान पे आपका मतलब आपने ऑनलाइन पेमेंट किया उसका रिसिप्ट निकाल के रखिएगा। जेईई मेंस स्कोर कार्ड चाहिए आपको, फिर जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड मांगते हैं, एडमिट कार्ड मत खो दीजिएगा, जरूरी है, स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड दोनों चाहिए, 10वीं का मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट, वैलिड आईडी प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, ओसीआई रजिस्ट्रेशन एंड फाइल चॉइसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो आपको अलॉटमेंट हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब ये तो बता दिया, एक मिनट, हाँ आईआईटीज के लिए कुछ अलग है क्या, नहीं और कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। अब स्पेशल काउंसलिंग राउंड, अब होता क्या है कि मान लेते हैं आपने 5 राउंड कर लिया, 5वें राउंड में भी आपको क्या हुआ, माता वैष्णो देवी मिल गई, मतलब भाई माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं मेरे मुंह पे ये चढ़ा, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी खराब नहीं है ना, मेरे को सबसे पहले राउंड में यही मिला था। अब मैं अनजान इंसान, मैं सोचा यार तो ये तो कॉलेज ही अच्छा नहीं है, नाम ही नहीं सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये GFTI है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो मुझे सबसे पहले राउंड में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मिली थी, मतलब ये यूनिवर्सिटी मिला था। मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगा, फिर मैं वेट करता रहा, वेट किया, कहीं सीट नहीं मिला, फाइनली जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और जबकि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मेरे को मिल रखा था ऑलरेडी, GFTI मिल रखा था, पर जानकारी नहीं था, उस वक्त कोई जानकारी देने वाला होता भी नहीं था, तो मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया और बाद में NIT मिला, वो तो ऐसे भी नहीं मिला क्योंकि पैसे नहीं बचे थे। तो मेरे साथ ये सब हो चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं CSAT स्पेशल राउंड 2026। तो अब CSAT क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं मैं था, ठीक है, तो मेरे को माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मिला, इसमें अच्छी सीट मिली, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला नहीं मैं इस कॉलेज में नहीं जाऊंगा। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे 5वें राउंड तक आते आते अगर कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो 5वें राउंड में बहुत सारी सीटें छोड़ी जाती हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका बिट्स पिलानी में CSE हो गया, अब उसको उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, वो चाहता है बिट्स पिलानी CSE जाए, लेकिन वो वेट कर रहा है कि अगर मेरे को NIT त्रिची में CSE मिल जाए तो मैं वहां चला जाऊंगा। पर आखिरी राउंड आते आते उसको NIT त्रिची नहीं मिला और उसको मिला हुआ है NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस। उसको है कि मैं इलाहाबाद नहीं जाऊंगा, मैं या तो पिलानी चला जाऊंगा या त्रिची मिल जाए, नहीं मिला उसको त्रिची, तो आखिरी राउंड में क्या करेगा, वो आखिरी राउंड में NIT इलाहाबाद को छोड़ेगा जो उसको सीट मिली हुई है, क्योंकि वो उस पर नहीं जाना चाहता है, तो NIT इलाहाबाद की सीट छोड़ता है। तो ऐसे करके आखिरी राउंड में 5वें राउंड में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से सीट छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग त्रिची में सीट छोड़ देंगे कि भैया मेरा IIT हो गया, मान लेते हैं आखिरी राउंड आते आते वो वेट कर रहा था कि किसी IIT में हो जाए, आखिरी राउंड में उसका IIT में हो गया, तो त्रिची की सीट अपने आप खाली हो जाएगी, समझ रहे हो। तो बहुत सारे लोगों का सीट खाली होता है आखिरी राउंड में। अब आखिरी राउंड में सीट खाली हो गया तो भैया वो कॉलेज के लिए नुकसान है, तो इसीलिए लास्ट राउंड होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड राउंड या स्पेशल राउंड, इसको स्पॉट राउंड भी कहते हैं। तो पहले क्या होता था मेरे टाइम पे अभी से 5-7 साल पहले तक यही होता था कि इसको स्पॉट राउंड इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें ना सीट लेने के लिए आपको उस कॉलेज में जाना पड़ता था। तो बच्चा क्या करता था, चेक करता था मैनुअली कि अच्छा इस कॉलेज में इतने लास्ट तक गया है, मेरे रैंक पे हो सकता है मिल जाए, तो बच्चा भागे भागे उस कॉलेज जाता था। और उसको स्पॉट राउंड इसलिए कहते थे कि वहां सामने सामने देखिए सीट है, पैसा तुरंत दीजिए और सीट बुक करा लीजिए। फिर जोसा ने बोला भैया ये तो बहुत देसी तरीका है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने फिर इसको ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये CSAT स्पेशल राउंड सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, और ये बचे हुए सीट्स को देता है, ठीक है। इस साल ये काम NIT सूरतकाल, जो कर्नाटक का NIT है, NIT सूरतकाल कर रहा है, ठीक है। हर साल एक NIT को दिया जाता है कि आप ये पूरा प्रोसेस मैनेज करेंगे। अब इसका तो होता क्या है, जून में आपका 10 जून को जोसा शुरू होगा, जोसा का 5 राउंड होते होते अगस्त का एंड आ जाता है, पूरा जुलाई लग जाता है, सॉरी अगस्त का एंड नहीं, पूरा जुलाई का एंड हो जाता है। तो करीबन 1.5 महीने का प्रोसेस होता है ये 5 राउंड का काउंसलिंग में जोसा के। अब ये 5 राउंड का काउंसलिंग जुलाई के एंड में खत्म हुआ, अगस्त में रजिस्ट्रेशन शुरू होता है CSAT का, और ये CSAT के राउंड खत्म होने में 10 दिन लगता है। तो आप मोटा मोटी मानिए कि 10 अगस्त तक आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपको CSAT वगैरह से कहीं कुछ मिल रहा है कि नहीं। अब 10 अगस्त को जब आपको फाइनली पता चला, तब 10 अगस्त के बाद बच्चा फिर वहां एडमिशन लिया, और मोटा मोटी 20 अगस्त से या 25 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाती है। ये है पूरा का पूरा टाइमलाइन। तो अब आप अगस्त में रजिस्ट्रेशन करेंगे CSAT का। व्हाट इफ आई वांट टू विड्रॉ और एग्जिट माय सीट, अब ध्यान रखिएगा ये विड्रॉ का ऑप्शन या एग्जिट का ऑप्शन 5वें राउंड में भी होता है और CSAT में भी नहीं होता है।
याद कर रहा था। तो 5वें राउंड तक तो आप विड्रॉ ले सकते हैं, परंतु अगर सीसैब में आपको कोई सीट मिल गई तो आप यहां विड्रॉ नहीं ले सकते हो। ये रूल है, बताता हूं क्या। देखो, तो विड्रॉ का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई यूनिवर्सिटी मिला है, नहीं पसंद है, जीएफटीआई मिला है, कोई पीछे का एनआईटी मिला है, नहीं पसंद है, तो आप एक्सेप्टेंस करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस करेंगे, पैसा देंगे, आप प्रोसेस में आगे बढ़ते चलेंगे। 5वें राउंड तक आया, अब आपको कुछ नहीं मिला, तो अब आप क्या करोगे, आप विड्रॉ लोगे कि भैया नहीं, हमको ऐसे वाले कॉलेज में नहीं जाना है। तो चूज द एक्सिट ऑप्शन इफ यू आर नॉट एलोकेटेड अ सीट। अगर आपको सीट ही नहीं मिली तब तो आप एग्जिट लोगे ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव एक्सरसाइज्ड एग्जिट ऑप्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट। अगर आपने खुद से वॉलंटरली एग्जिट लिया है तो आप आगे के राउंड्स में नहीं बैठ पाएंगे। इफ यू हैव बीन एलोकेटेड सीट यू हैव द ऑप्शन टू विड्रॉ। अगर आपको सीट मिल गई है तो आप विड्रॉ लीजिए, अगर सीट नहीं मिली है तो एग्जिट लीजिए, ठीक है। योर सीट एलोकेशन विल बी कैंसिल्ड एंड यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो अगर आप विड्रॉ लेते हैं तो भी आपका जो भी सीट मिला है वो कैंसिल हो जाएगा और आप प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। However, there is no exit withdraw option in the last round of seat allocation, मतलब CSAB। CSAB में आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता है। क्लियर मेरी बात? चलिए, नॉट फिलिंग एनफ चॉइस। अब कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोगों को लगता है यार 4-5 कॉलेज भर देते हैं, 4-5 ब्रांच भर देते हैं, बस हो गया। नहीं, जितने हो सकते हैं, जितने कॉलेज और ब्रांच का वहां ऑप्शन दिख रहा है वो सब भरो। तो आप एनफ चॉइसेस नहीं भरते हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग तो आलस में नहीं भरते हैं। भाई समय लगाओ, 4-5-6 घंटा लगेगा, 2-3 दिन लगेगा, सब लगाओ, पर लगा के अच्छे से चॉइसेस भरो, ठीक है। फिलिंग अनवांटेड चॉइसेस ऐसा मत भर दीजिए। जैसे मान लीजिए एनआईटी मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग है, दिख रहा है, आपने भर दिया, पर अगर आपको मिल गया तो आपको पता है आप नहीं जाएंगे। ऐसा मत करना, क्योंकि मिल जाएगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा, या तो फिर विड्रॉ लो, ऐसा कुछ। नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन, ये बहुत बड़ी गलती होती है, तो इसको मैंने अभी आपको समझाया, ध्यान में रखिएगा। स्किपिंग चॉइस लॉकिंग, ये आप इट्स ओके है, आप चॉइस लॉकिंग अगर छोड़ भी देते हैं तो ऑटो लॉक हो जाएगा। नॉट रिसर्चिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्सेज, ये बहुत बड़ा गलती है, आपने से खुद से कीजिए थोड़ा। इग्नोरिंग पास्ट ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। 5,000 पे अगर कोई सीट बंद हुई है तो वो 50,000 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। 5,000 पे अगर लास्ट ईयर बंद हुआ तो इस साल 10,000 तक मिल जाएगा। बट 10,000 से अगर आपका 20,000 रैंक है, 25,000 रैंक है, तो 5,000 वाला सीट नहीं मिल सकता, श्योर रहिए। तो उतना ऑप्टिमिज्म नहीं लेना आपको, ठीक है। फॉरगेटिंग टू कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी, ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि हो सकता है सब कुछ मिल जाए पर डॉक्यूमेंट अगर आपका रेडी नहीं है, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वो लोग टाइम नहीं देंगे, वो रूल के पक्के होते हैं, लिखा हुआ है ऐसा तो ऐसा ही होगा, चाहे आप जो कह लो। क्लियर? चलो भैया, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और ऐसे बढ़िया वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जानकारी वाले। कुछ डाउट अगर बच गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट डाउट, और मैं कोशिश करूंगा उस डाउट का रिप्लाई कर दूं, या उस पर अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।